जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नए टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। करंट अफेयर्स की सीरीज जो हमारी चल रही थी, अभी तक हमने देख लिया था संयुक्त राष्ट्र संगठन WTO, देख लिया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है G7। जी का मतलब होता है ग्लोबल, ठीक। 7 का मतलब 7 इसके सदस्य देश हैं। अब देख लेते हैं कि ये जो संगठन है, ग्लोबल या ग्रुप ऑफ 7 ऐसा भी कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज जिसको बोलते हैं G7, ठीक। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जितने भी देश हैं वो सारे के सारे विकसित देश हैं, मैक्सिमम विकसित देश। कभी भी किसी भी संगठन को पढ़िएगा, एक वर्ल्ड मैप का आउटलाइन जैसे कल मैंने ड्रा किया था वैसे ड्रा कर लीजिएगा। यह है नॉर्थ अमेरिका, इधर है इसके जस्ट बगल में साउथ अमेरिका, ये है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये है पूरा यूरोप, अफ्रीका, इधर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, एशिया, ठीक। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं वो देख लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका की तरफ से दो लोग हैं, एक तो है कनाडा और दूसरा है USA। दो की दोनों विकसित राष्ट्र हैं। यूरोप से 4 लोग हैं, कौन कौन? UK, फ्रांस, जर्मनी और इटली। इनकी लोकेशन मैप में देख लीजिएगा, इधर कहीं UK होगा, UK से ही इंग्लिश चैनल के थ्रू जुड़ा फ्रांस होगा, फ्रांस से ही इधर नीचे इटली होगा, इटली ये भूमध्य सागर के आसपास है, और फिर इधर कहीं होगा जर्मनी, ठीक। और एशिया से एक कंट्री है जापान। तो कितने हो गए? 4 ये हो गए, 2 ये हो गए, 4 2 6 और एक है 7। तो ये बन गया ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज G7। अगर मैं G7 में रसिया को मिला देता हूँ, रूस जिसे आप कहते हैं, तो ये बन जाता है G8। रूस इसमें शामिल हुआ था 1998 में। ईयर आपको ध्यान में नहीं रखना है, बस एक बैकग्राउंड में बता रहा हूँ। G7 की स्थापना हुई थी 1975 के आसपास। ये वही टाइम है, इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी, बांग्लादेश का जन्म हो चुका था, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कर चुके थे भारत, ठीक है, 1974 में, ठीक। उस समय G7 आया। इनके सदस्य देशों से ही आप इनका क्रिटिसिज्म समझ गए होंगे कि यहाँ से इनमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, अफ्रीका से कोई भी मेंबर इसमें नहीं है, ऑस्ट्रेलिया है ही नहीं, न्यूजीलैंड नहीं है, भारत जैसे देश, चीन जैसे राष्ट्र वो जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। EU, EU का मतलब यूरोपीय यूनियन, ये इसका मेंबर नहीं है, सदस्य नहीं है, लेकिन ये इसकी वार्ताओं में भाग लेता रहता है, ठीक, नियमित रूप से। अभी ये हाल फिलहाल 2023 में न्यूज में क्यों था? क्योंकि इसकी 49वीं बैठक हुई थी। कहाँ पर? ये याद रखिएगा, हिरोशिमा। हिरोशिमा उस सिटी का नाम है जापान में जहाँ पर परमाणु बम गिराया गया था पहला, 6 अगस्त 1945, ठीक, हिरोशिमा में। हिरोशिमा, फिर उसके बाद नागासाकी में 9 अगस्त के दिन, ठीक है। तो ये सिटी महत्वपूर्ण है, ठीक। मैप में इनकी कंट्रीज की लोकेशन जरूर देख लीजिएगा कहाँ कौन सी हैं, रटिएगा नहीं, चीज़ें जब बार बार रिपीट करेंगे आप पूरा ER मैप पर ही चलेगा, तो इस वजह से जो है वो अपने आप चीज़ें याद हो जाएंगी, इतना जरूर याद हो जाएंगी कि कौन से बगल में
किसके कौन पड़ोसी देश हैं और कौन जो है मैप में उनकी लोकेशन कहाँ है, ताकि जो आपके 4 विकल्प दिए गए हों बहुविकल्पीय प्रश्नों में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, तो आप जो है उनमें से सही उत्तर तक पहुंच सकें। ठीक, अब बात आती है G7 का ये जो 49वां सम्मेलन हुआ, यहां पर क्या है, एक चीज और आपको बता दें, ये जो 7 लोग हैं, इनकी इस G7 की खास बात यह है कि एक तो विकसित राष्ट्र हैं, दूसरा ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड में इनका जो अंश है उत्तरदायी है, जिसके लिए 25% का उत्सर्जन ये करते हैं, कार्बन उत्सर्जन। ठीक, ग्लोबली इनकी जो जीडीपी है वो पूरे वर्ल्ड की अराउंड 46% है। ये आपको ये बता रहा है कि इनका महत्व क्या है। और तीसरा, इनकी जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या, वो पूरे वर्ल्ड का 10% है। ठीक, इनका योगदान क्या है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने चार चीजें महत्वपूर्ण रूप से की। चार चीजें कौन कौन सी हैं? 2002 में मलेरिया, मलेरिया आपको पता होगा, ये जो है मच्छरों से फैलने वाला रोग है, मलेरिया एंड एड्स, HIV, इसके उन्मूलन के लिए एक वैश्विक कोष स्थापित किया, वैश्विक कोष स्थापित किया। ठीक है, एक फंड। दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात यह है कि 2015 में 2015 में एक कार्यक्रम हुआ जिसको बोलते हैं अपोलो प्रोग्राम। इसके तहत क्या किया गया? रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम किया गया। किसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर? क्लीन एनर्जी। आप इसी को बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। तो इनके R&D के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? अपोलो कार्यक्रम। ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपोलो कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? G7 के द्वारा। किस क्षेत्र के लिए शुरू किया गया? तो रिन्यूएबल एनर्जी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने एक और अच्छा काम किया। वो ये किया कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, उदाहरण के तौर पर जैसे अमेजन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, ठीक, गूगल हुए, यूट्यूब हुआ, इनके व्यापार क्या है? मल्टी देशों में, बहु देशों में, बहुत सारे देशों में ये काम कर रही हैं कंपनियां। तो वहाँ से क्या कर रही हैं? रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं। समस्या ये है इन कंपनियों के साथ कि रेवेन्यू जनरेट तो कर रही हैं सब जगह से, लेकिन ये टैक्स हमेशा उन देशों में देती हैं जहाँ पर टैक्स के नॉर्म्स क्या हैं? कम। हेड ऑफिस उनके वहाँ पर होते हैं। तो ये टैक्स किया करते हैं, चोरी करते हैं। अब इसके लिए इन कंट्रीज ने क्या किया? एक वैश्विक न्यूनतम कर की अवधारणा लाई, और वो न्यूनतम कर कितना होगा? 15%। और ये वहां पर देना पड़ेगा जहां पर आप बिजनेस कर रहे हैं।
ऐसा नहीं कि बिजनेस कहीं और से कर रहे हैं और टैक्स कहीं और दे रहे हैं। ठीक, तो वैश्विक न्यूनतम कर की अवधारणा 15% जो है मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए कौन से ग्रुप के द्वारा लाई गई? G7 के द्वारा। 2022 के आसपास की बात है ये। ठीक, एक काम इन्होंने और किया, आप इस संस्था का नाम बार बार सुनते होंगे न्यूज में, FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये वो संस्था है जो आतंकवादियों की फंडिंग पर निगरानी रखती है कि कौन सा देश जो है क्या कर रहा है, आतंकियों को फंडिंग कर रहा है, या कहाँ पर जो है किस देश के द्वारा आतंकियों की फंडिंग के मतलब उस देश के द्वारा आतंकियों की फंडिंग की जाती है या सपोर्ट किया जाता है। तो इस संस्था का नाम बार बार आपने सुना होगा। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? G7 के द्वारा। और FATF इस वजह से भी न्यूज में रहता है कि पाकिस्तान पहले क्या था? ग्रे लिस्ट में, फिर उसको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला गया। फिर वो भी क्यों क्यों निकला? ये जो बाकी मेंबर्स हैं, USA मेहरबान हो गया कि हाँ नहीं ठीक है। ये क्या है? आपस में हितों के टकराव को दिखाते हैं। ठीक है, कि USA का सपोर्ट उनको मिला तो वो ग्रे लिस्ट से बाहर निकल गए। तो बार बार ग्रे लिस्ट से अगर वो ब्लैक लिस्ट में चले जाते तो उनकी सारी इकोनॉमी क्या हो जाती? खत्म हो जाती। अभी भी वैसे भी कौन सी उनकी इकोनॉमी जो है बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रही है, लेकिन ग्रे लिस्ट में होना अपने आप में दर्शाता है कि वहाँ पर जो है सेफ नहीं है चीज़ें। ठीक, लोगों का विश्वास कम है, लोग इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। ठीक, तो इस वजह से नीतियों की कोई क्लैरिटी नहीं है पॉलिसी की। तो FATF का ये है मामला। ठीक, FATF संस्था बार बार आपके न्यूज में रहती है। ठीक है, G7 का स्थापना का उद्देश्य क्या है? ग्रुप ऑफ 7 स्थापना का उद्देश्य है वैश्विक मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, मुद्दों, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दे, इन पर क्या करना? चर्चा करना। ऊर्जा से संबंधित मुद्दे, जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दे, ऊर्जा सुरक्षा पर काम करना, चर्चा करना, पॉलिसी बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना। जो सदस्य देश हैं वही इसकी फंडिंग करते हैं, इम्प्लीमेंट भी वही करते हैं। तो अगर जहाँ भी हितों का टकराव होगा तो वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, योजनाएं या पॉलिसी पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाएंगी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें अब देख लेते हैं। G7 का ये जो 49वीं बैठक हुई, तो यहाँ पर क्या हुआ? भारत इसका मेंबर नहीं है, ये इसका क्या है? क्रिटिसिज्म है। भारत ना है, ना अफ्रीका से कोई देश है, ना चीन है, ठीक है, ना साउथ अमेरिका से है, ब्राज़ील वगैरह ये सब नहीं है। ठीक, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो बैठक हुई 49वीं बैठक हिरोशिमा में, तो यहाँ पर अपने प्रधानमंत्री मोदी जी शामिल हुए और उन्होंने एक 10 सूत्रीय कार्यक्रम, 10 पॉइंट्स प्रोग्राम, ठीक, वो लॉन्च किया। तो स्वाभाविक सी बात है कि 10 सूत्रीय कार्यक्रम में हमेशा उन मुद्दों की चर्चा की जाएगी भारत के द्वारा जो वैश्विक स्तर पर उसकी विचारधारा को और जो उसके इश्यूज हैं उनको क्या हो सके, वैश्विक स्तर पर उभारा जा सके। वैश्विक स्तर पर जो सारे वर्ल्ड की समस्याएं हैं उनको क्या किया जा सके, टैकल किया जा सके। अब इस 10 सूत्रीय कार्यक्रम में 3 चीजें आप ध्यान में रखिएगा कि मेनली मुद्दा कौन कौन सा। हाँ,
एक तो संबंधित मुद्दा था खाद्य से, अनाज, ठीक। दूसरा उर्वरक से था, फर्टिलाइजर से। और तीसरा था स्वास्थ्य से, हेल्थ से रिलेटेड। खाद्य से क्या था? खाद्य से, देखिए ये पॉइंट मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ इशूज, ताकि आपको याद करने में, आपको रटने में, रटिएगा नहीं, समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। कि एक ब्रॉड इशू उठाए और उसके बाद उसको कैसे क्या करते हैं, बाइफरकेट करते हैं, कैसे उनको क्या कर सकते हैं, मल्टी डायमेंशनल बनाते हैं। खाद्य में देखिए आज की समस्या क्या है, खाने को पर्याप्त है लेकिन उसकी बर्बादी क्या है, सबसे बड़ा कारण है। तो खाद्यान्न की बर्बादी आपको कम करना है। दूसरी बात, मोटे अनाजों को भोजन में शामिल करना है। आपको याद होगा मोटे अनाज का वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2023 को घोषित किया गया। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। और मोटे अनाज को गोल्डन फूड भी कहा जाता है, ठीक है। मोटे अनाज को शामिल करना भोजन में, दैनिक भोजन। मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब आता है। और तीसरी चीज है, जब ये सब हो जाएगा तो समग्र या समावेशी खाद्य सुरक्षा की बात की गई। सबके लिए भोजन उपलब्ध हो और ऐसे कीमत पर उपलब्ध हो जो सब लोग एफर्ड कर सकें, ठीक। उर्वरक में आपको पता होगा कि भारत क्या करता है, जो पोटास से संबंधित उर्वरक हैं, डीएपी वगैरह, उनका क्या करता है, भारत आयात करता है, ठीक। अब उर्वरक में क्या है, एक तो उर्वरकों का वैकल्पिक विकल्प के बारे में बात की जा रही है कि उनका सब्स्टिट्यूट क्या हो। दूसरा, उर्वरकों की सप्लाई चैन, इसका राजनीतिकरण ना हो। मतलब कोई देश क्या करे कि हम, जैसे अभी यूक्रेन के साथ हो रहा है, यूक्रेन में, यूक्रेन गेहूं का क्या है, सबसे बड़ा आयातक है, तो सॉरी निर्यातक है। अब जब आप ब्लैक सी में देखेंगे, ब्लैक सीज में अगर रसिया ने जो है पूरा उसके शिप कह रहे हैं कि हम अनाज के जहाज़ों को भी नहीं जाने देंगे, तो इसका मतलब क्या है कि दुनिया में भुखमरी का जो है वो क्या हो जाएगा, पोर्शन बढ़ जाएगा, लोगों के डेथ की रेशियो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी भूख से, ठीक है। और जब पर्याप्त भूख नहीं रहेगी तो फिर स्वास्थ्य भी उनका अच्छा नहीं रहेगा, तो शिक्षा के बारे में क्या सोचेंगे। ये सब चीज़ें आपस में क्या हैं, इंटर रिलेटेड हैं। आदमी के बहुमुखी विकास के लिए सारी चीज़ें क्या हैं, जरूरी हैं, ठीक। तो उर्वरकों के लिए ये बात हो गई। स्वास्थ्य के लिए क्या है, एक तो पेशेवर देखभाल, स्वास्थ्यकर्मी, इनकी आवाजाही बेरोक टोक शामिल हो। कहीं नर्स और डॉक्टर की ज़रूरत है तो उनको ना रोका जाए, ठीक है, मानवीय मदद के लिए। दूसरा, उपकरण, स्वास्थ्य उपकरण से संबंधित, ये भी क्या रहे, फ्री रहे, ठीक है। इन पर भी क्या हो, कम से कम जो है फार्मास्यूटिकल्स पर कम से कम जो है बैन हो। ऐसा नहीं कि संरक्षणवाद हो जाए, ठीक है, विपक्षवाद हो जाए, वो हमने कल देखा था। तीसरी बात ये भी है, ये तो हुआ मोटा मोटा। एक पॉइंट ये भी था इसमें कि ग्लोबल साउथ का सहयोग। ग्लोबल साउथ एक ऐसी अवधारणा है जो ये बताती है, देखिए
दुनिया के मैक्सिमम विकसित देश जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कहाँ हैं? नॉर्थ साइड में। अगर ग्लोब का नॉर्थ पोल और साउथ पोल आप देखेंगे, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, तो वो क्या होता है? नॉर्थ की साइड में, उत्तरी गोलार्ध में मैक्सिमम विकसित देश हैं। जो साउथ वाले हैं, जिधर अफ्रीका आ रहा है, एशिया का, दक्षिण एशिया का भाग आ रहा है, साउथ अमेरिका आ रहा है, ये सब क्या हैं? विकासशील राष्ट्र हैं, या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज भी यहीं पर हैं मैक्सिमम। तो इन्होंने ये कहा क्योंकि विकसित देश अपने हित के अनुसार काम करेंगे, अपनी उनके संस्थानों पर, मैक्सिमम वर्ल्ड के संस्थानों पर उन्हीं का कब्जा है, दबदबा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो दिखावा कुछ करेंगे और करेंगे कुछ। अब वो दिखा तो रहे हैं कि हम अपनी नीतियों से क्या कर रहे हैं? विकासशील देशों का हित कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या होता है? उनका शोषण होता है। अफ्रीका में आपने नाम सुना होगा, जो मेडिसिन का ट्रायल होता है वो अफ्रीका में ज़्यादा होता है। अब ट्रायल्स में क्या है? वहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं इतने ज़्यादा, ट्रायल्स के नाम पर वो वहाँ पर लोग मर जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अभी यही चीज़ अमेरिका में हो, यही चीज़ विकसित देशों में हो, यूरोप में हो, तो वहाँ पर हंगामा हो जाए कि एक ट्रायल से कैसे कोई मर गया, ठीक है, किसी की डेथ कैसे हो गई। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको सोचनी है। अब ग्लोबल साउथ का कॉन्सेप्ट ये है कि विकसित देश तो विकासशील देशों का सहयोग के नाम पर, उन्नति के नाम पर दिखावा कर रहे हैं, तो क्यों ना विकासशील देश एक दूसरे का ही सहयोग करें। इसी अवधारणा को लेकर के जो कॉन्सेप्ट है उसी को बोलते हैं ग्लोबल साउथ। ठीक, तो ये हुआ आपका 10 सूत्री कार्यक्रम। अब चलते हैं G7 की प्रासंगिकता, क्या रिलेवेंस है इसका, ये देख लेते हैं। ठीक, प्रासंगिकता में आपने पहले ही देख लिया, ये सारे के सारे क्या हैं? डेवलप्ड कंट्रीज हैं, आर्थिक स्थिति इनमें इनकी अच्छी है। ठीक, वैश्विक जीडीपी का कितना परसेंट योगदान है इनका? अराउंड 50%, मतलब 46-47% के आसपास। वैश्विक जनसंख्या में भी 10% का योगदान दे रहे हैं, और डेवलप्ड कंट्रीज होने के नाते ग्लोबल जो CO2 उत्सर्जन होता है विश्व का, उसका 25% योगदान ये कंट्रीज देते हैं, केवल 7 देश। ठीक, ये तो हुई आर्थिक स्थिति की बात। कहने का ये मतलब है ये सब के सब सुपर पावर की श्रेणी में आ रहा है। ठीक, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से सब क्या है? संपन्न है। ठीक, दूसरा, राजनीतिक प्रभुत्व। विश्व के जितने भी संस्थान हैं, संगठन हैं, जैसे UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, WTO, WHO, ठीक, इन सब में, यूनेस्को, इन सब में इनका क्या है? दबदबा है। जब ये पॉलिटिकल स्ट्रांग है। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दें, किसी भी देश के सुपर पावर बनने में सबसे बड़ा रोल होता है उसके भूगोल का, ज्योग्राफी का। ठीक, भूगोल ये तय करता है कि वो देश सुपर पावर बनेगा या नहीं बनेगा। सबसे बड़ी भूमिका जो होती है वो किसकी होती है? भूगोल की। आप देख लीजिए, अफ्रीका के कुछ ऐसे देश ऐसे हैं जो अपने क्या है, उत्तर प्रदेश से भी कम या गोवा के बराबर है, ये मानकर चलिए, उनका क्षेत्रफल क्या है? गोवा के बराबर। श्रीलंका कभी भी सुपर पावर नहीं बन सकता, मालदीव कभी नहीं बन सकता, मोजाम्बिक कभी नहीं बन सकता। लेकिन आप कनाडा का क्षेत्रफल देख लीजिए, USA का क्षेत्रफल देख लीजिए, रसिया का क्षेत्रफल देख लीजिए भौगोलिक, चीन का देख लीजिए, भारत का देख लीजिए, ब्राज़ील का देख लीजिए। तो भूगोल से ही लग जाता है कि ये सुपर पावर बनने की इनमें क्षमता है या ये सुपर पावर हैं इस समय। ब्रिटेन जिस समय सुपर पावर था उस समय शिक्षा का स्तर कम था, शोषण ज़्यादा होता था, उपनिवेश के चक्कर में औद्योगिक क्रांति वहाँ पर पहले हुई, थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए, 100-200 साल के लिए उन्होंने बाजी मार ली। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म सस्टेन देखा जाए तो ब्रिटेन का उभार और USA के उभार में, दोनों में क्या है? जमीन आसमान का अंतर है। ठीक, लेकिन अब क्या करें, हर कोई एक ना एक, किसी न एक विचारधारा का अगर फॉल होगा तो दूसरे का क्या होगा? राइज होगा। ठीक, तो भूगोल का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक,
तीसरी बात, ग्लोबल गवर्नेंस के लिए, मतलब वैश्विक गवर्नेंस में अगर देखा जाए तो एक आप इसमें लिख सकते हैं एफएटीएफ। एफएटीएफ ने बहुत अच्छा काम किया है आतंकियों फंडिंग पर, और उन देशों पर जो आतंकियों को फंडिंग प्रोवाइड करते हैं उन पर क्या है, अच्छे से लगाम लगा कर रखी है। ठीक, उतना नहीं कर पाया जितना करना चाहिए, लेकिन हाँ फिर भी सेटिस्फैक्ट्री है। तो एफएटीएफ का इसमें उदाहरण दे सकते हैं ग्लोबल गवर्नेंस को मेंटेन करने के लिए भी। और बाकी जो है एक चौथा पॉइंट ये भी लिख लीजिए, इनका प्रतीकात्मक महत्व भी है। प्रतीकात्मक महत्व किस सेंस में? प्रतीकात्मक महत्व ये है कि इनके साझा हित और दृष्टिकोण हैं, इंटरेस्ट और व्यू पर्सपेक्टिव, ये जो है कॉमन है। कॉमन इस वजह से है क्योंकि सभी के सभी क्या हैं, डेवलप्ड हैं, सभी क्या हैं, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये सभी के सभी में क्या है, लोकतंत्र है किसी ना किसी रूप में। ठीक है, इस वजह से इनके कॉमन इंटरेस्ट है। ये तो हो गई इनकी प्रासंगिकता। अब जरा देख लेते हैं क्रिटिसिज्म या ये कहिए सुधार के बिंदु। क्या सुधार हो सकता है इनमें? तो पहला सुधार क्या हो सकता है, इनकी मेंबरशिप वो बढ़ाई जाए, सदस्यता का क्या किया जाए, विस्तार किया जाए। और विस्तार में आप क्या लिखेंगे कि अफ्रीका से सदस्यों को शामिल किया जाए। जो बड़ी बड़ी पावर बनने के फेज में कंट्रीज हैं, भारत हुआ, ब्राज़ील हुआ, चीन हुआ, इनमें सब में क्या हो, इन सबको भी क्या किया जाए, साउथ अफ्रीका हुआ, इन सबको क्या किया जाए, शामिल किया जाए इसमें। ठीक। दूसरी बात, नियमों का, जो भी ये नियम बनाए, जो भी घोषणा पत्र, जैसे हिरोशिमा घोषणा पत्र इन्होंने बनाया हिरोशिमा पर बैठक के बाद, तो उसको क्या हुआ जाए, नियमों को पूरी तरीके से इफेक्टिव रूप से लागू कराया जाए। ऐसा है ना हो कि चीज़ें क्या हैं, पेपर पर ही सिमट करके रह जाएं। ये सारी चीज़ें भी हैं। ठीक। तीसरी, नॉर्थ साउथ, उत्तर दक्षिण सहयोग की बात की जाए। मतलब ये सारे के सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो डेवलप्ड को डेवलपिंग कंट्रीज के साथ क्या करना चाहिए, कोलाबोरेशन। फंडिंग और ज़्यादा होनी चाहिए इनकी, फंडिंग और भागीदारी कहाँ पर और ज़्यादा होनी चाहिए? ग्रीन क्लाइमेट फंड, आपने एक नाम सुना होगा। ये क्या है, ये वो फंड है जिससे विकासशील देशों को सहायता प्रदान की जाती है कि वो अपने जलवायु क्लाइमेट चेंज के उपायों को क्या कर सकें, लागू कर सकें, उनके समन के उपायों को, ताकि उन पर जलवायु क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट कम से कम पड़े। ऐसी पॉलिसीज, ऐसी टेक्नोलॉजीज का यूज कर सकें जो कम जो है कार्बन फुटप्रिंट देती हो, कम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करती हो। ठीक। तो इनमें क्या हो जाए, फंडिंग इसमें और बढ़ाई जाए। दूसरी बात यह है, बाकी संस्थाओं में भी सुधार की वकालत, बाकी संस्थाओं में भी सुधार की वकालत इनकी तरफ से की जाए। ये करेंगे तो नहीं, लेकिन क्रिटिसिज्म में कह देते हैं। ठीक है। वीटो पावर का, जैसे हमने यूएनओ में देखा कि उसको विस्तार किया जाए, या तो वीटो पावर सबसे छीन ली जाए, या क्या किया जाए, उसका और विस्तार किया जाए। अपने अपने हितों के अनुसार ही क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक। तो ये इनका क्या है, क्रिटिसिज्म। अब देख लेते हैं कि भारत के लिए G7 अवसर है
या चुनौतियां? देखिए, अवसर तो है, क्योंकि अगर सदस्यता का विस्तार होगा तो ये एक इलीट क्लब है, तो यहाँ पर बैठने का कुछ अलग बात होगी इनके साथ बैठने की। ठीक है, अभी हम बैठते तो हैं इनकी बैठक में, लेकिन सदस्य के तौर पर नहीं, गेस्ट के तौर पर बैठते हैं। ठीक, हमारे बैठने का न बैठने का कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, अपनी उपस्थिति बराबर बनाए रखे हैं ताकि हमारा इंटरेस्ट बना रहे। अगर सदस्यता का विस्तार मिल गया या इनके साथ हमारी मित्रता, हमारी सब कुछ, सारे रिलेशन ठीक ही हैं, अब क्या हुआ, तो इससे क्या है, चीन को प्रतिसंतुलित करने की हमारी टेंडेंसी उस वो मजबूत होगी, चीन को प्रतिसंतुलित करना। अब जब भारत इसका मेंबर बन जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि भारतीय दृष्टिकोण और विचारों का महत्व तो बढ़ेगा। इसके एग्जाम्पल के तौर पर क्या देखते हैं, भारत यूएन का मेंबर है, योगा देखिए, योगा इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाने लगा 21 जून को। किसकी देन थी, भारत की देन थी। आज भारत G20 की सदस्यता कर रहा है, वो अध्यक्षता कर रहा है, 2023 में किया। तो उससे क्या हुआ, वसुधैव कुटुंबकम का जो विचार है, ये क्या हुआ, लोगों के बीच में फैला, लोगों ने भारत को अच्छे से आकर के देखा। G20 के गेस्ट आए थे, भारत के जगह जगह शहरों में घुमाए गए, अलग अलग जगह पर सम्मेलन हुए। ठीक, योगा, ठीक, तो ये सारे अवसर हैं। ठीक है, फिर इनके साथ ट्यूनिंग बैठा करके क्या करेंगे, बाकी संस्थाओं में सुधार की वकालत करेंगे। भारत यूएनओ में स्थायी सदस्यता चाह रहा है, अगर ये लोग भी साथ में मिल करके वो करेंगे, बोलेंगे, तो वहाँ पर उसके बात का वजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये सब सारी बातें अवसर में आती। चुनौतियाँ क्या हैं, चुनौतियाँ ये हमेशा रहेंगी। क्यों रहेंगी, उसका कारण मैं बता देता हूँ, क्योंकि इनके आपस के हित वो अलग अलग हैं, अलग होंगे। क्यों अलग होंगे, क्योंकि एक है डेवलप्ड कंट्रीज और दूसरी है डेवलपिंग कंट्रीज। अगर भारत की बात की जाए तो भारत विकासशील देश है, इसकी अपनी परेशानी है, अपनी समस्याएं हैं, वो इनके समस्या से कोई लेना देना नहीं है। इनके हित आपस में क्या हो रहे हैं, टकरा रहे हैं। हित कहाँ कहाँ टकरा रहे हैं वो देख लीजिए। अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करें, इंटरनेशनल रिलेशन, तो इंटरनेशनल रिलेशन में सबसे बड़ा मुद्दा यूक्रेन का देख लीजिए। अमेरिका क्या कर रहा है, इस मंच का इस्तेमाल रसिया को क्रिटिसाइज करने के लिए कर रहा है। अब अगर भारत क्या है, यहाँ पर तटस्थ रवैया अपनाता है कि हाँ, युद्ध गलत है, लेकिन हर देश का ये कर्तव्य है कि अपनी सीमा की सुरक्षा की जाए, अपने आत्मसम्मान को बरकरार रखा जाए। यूक्रेन के मुद्दे पर आप दूसरा मुद्दा देख लीजिए, इजराइल, इजराइल फिलिस्तीन का मामला। तीसरा और देख लीजिए, आपने एक नाम सुना होगा दो कंट्रीज का, अजरबैजान और आर्मेनिया। इनके पास एक विवादित क्षेत्र है, नागोर्नो काराबाख। जैसे कश्मीर के लिए भारत पाकिस्तान लड़ाई कर रहे हैं, वैसे ही इस क्षेत्र के लिए दोनों लड़ाई कर रहे हैं। इन पर भी आपस में क्या है, बटे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि पहले ये G8 ही था, लेकिन 2014 में रसिया ने क्या किया, यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया, कब्जा कर लिया। और जब कब्जा कर लिया तो रसिया को इन्होंने क्या कर दिया, आउट कर दिया मीटिंग से, सदस्यता से। और जब आउट कर दिया तो ये क्या बन गया, G8 से क्या बन गया, G7। तो चुनौतियां क्या हैं कि ये चाहेंगे कि हमारा पक्ष लेकर के सदस्य सारे लामबंद हो जाएं, लेकिन क्या है, भारत का तटस्थ रवैया। क्यों, क्योंकि भारत का अपना इंटरेस्ट है।
हर देश का कोई भी ना तो परमानेंट शत्रु है ना परमानेंट मित्र है, केवल उस देश का परमानेंट अगर कोई है तो वो है उसका अपना राष्ट्रीय हित, बस, और कुछ नहीं है, सब फालतू की बातें हैं। ठीक, तो ये हितों का टकराव आपस में होता रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की तो बात ये हो गई। दूसरा, आपने ये देखा होगा, अगर वैश्विक संस्थानों में सुधार की बात की जाए तो डब्ल्यूटीओ में कृषि सब्सिडी पर विकसित और विकासशील देश अलग अलग बात कर रहे हैं। विकासशील देश कहते हैं कृषि सब्सिडी, एग्रीकल्चर सब्सिडी जो वो क्या रहे, जारी रहे। विकसित देश कह रहे हैं कि नहीं, ये आप क्या कर रहे हो, व्यापार को मैनिपुलेट कर रहे हो, उसको, उसके रेट क्या कर रहे हो, दाम जो है वो खराब कर रहे हो। अब अगर ऐसा होगा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर तो जीरो हंगर इंडेक्स का, जीरो हंगर का जो हमारा सपना है 2030 तक एसडीजी में, वो कभी पूरा हो पाएगा? नहीं पूरा हो पाएगा। ठीक, अवसर में एक चीज और है कि जब इन इन ये सदस्यता मिल जाएगी तो हम रक्षा संबंध और सांस्कृतिक संबंध ये सब बढ़ाएंगे, तो हमें टेक्नोलॉजी भी क्या होगी, मिलेगी, इनसे टेक्नोलॉजी का भी आदान प्रदान होगा। ठीक है, आसूचना का, इंटेलिजेंस का आदान प्रदान होगा। आतंकवाद या वैश्विक मुद्दों से हम ज़्यादा अच्छे तरीके से निपट सकते हैं। ये सब क्या है, अवसर है। चुनौतियां में ये हैं, हितों का टकराव, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर, संस्थानों पर, डब्ल्यूटीओ में कृषि सब्सिडी पर मामला चल रहा है। ये सारे विकसित देश क्या कर रहे हैं, कृषि सब्सिडी का विरोध कर रहे हैं। अगर कृषि सब्सिडी हट जाएगी तो भारत का जो प्रोग्राम है खाद्य सुरक्षा का, वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक, तो हम अपने लोगों की पहले जान बचाएंगे, अपने लोगों की खाद्य सुरक्षा करेंगे, या पहले इनका देखेंगे कृषि सब्सिडी ना दें? नहीं देखेंगे, स्वाभाविक सी बात है। ठीक, एक दूसरी बात ये भी है, 2050 तक नेट जीरो की बात की जा रही है, नेट जीरो एमिशन। वो लक्ष्य भी क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ये अवसर में है। ठीक, चुनौतियां में क्या लिखेंगे, चुनौतियां में ये लिखेंगे कि ये वैश्विक मुद्दों पर ये लोग सुधार की बात नहीं करते, अपने हमेशा अपने हित की बात करेंगे। ये सब क्या है, चुनौतियां। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और वो टॉपिक हमारा होगा वेस्टर्न एशिया। वेस्टर्न एशिया भी हाल फिलहाल न्यूज में है। हमास और मोसाद के बीच में लड़ाई, इजराइल फिलिस्तीन के बीच में, साथ में ईरान यमन, ये सब जो है आपस में करके अमेरिका और लाल सागर, रेड सी, इनमें सब में मुद्दा चल रहा है। तो इस वेस्टर्न एशिया हमेशा जो है चर्चा में रहेगा, और ये करके हम नेक्स्ट टॉपिक उसको देख लेंगे। एक चीज़ मुझे बतानी थी आपसे, वो मैं पहले ही बताना था लेकिन भूल गया था। देखिए, मुझे ध्यान नहीं है लेकिन मैं अपना प्रीवियस लेक्चर देखा था, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। डब्ल्यूटीओ में मैंने आपको बताया था कि गैट का फुल फॉर्म, तो वहाँ पर शायद मैंने बताया था कि ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी, तो इसका ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी की बजाय ट्रेड एंड टैरिफ्स होगा। तो ये आप एक बार वो क्लियर कर लीजिए, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, व्यापार और प्रशुल्क पर सामान्य समझौता। ये इसका मेन मुद्दा था। ठीक, तो ये करेक्शन था, ये आप कर लीजिएगा, ये गलती हो गई थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक, और ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और अगला टॉपिक देखेंगे। खूब अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखते रहिए। धन्यवाद।